गरीब बहू का लकड़ी की नाव में ससुराल। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बस कुछ दिन और फिर मेरी छोटी बहू भी घर आ जाएगी और हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हाँ, भाग्यवान और पूरे जीवन भर मेहनत करने के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। बच्चे भी सारे लाइन से लग गए हैं, बस फिर बेटी की शादी रह जाएगी। हाँ बेटा, सारी प्लानिंग अभी से कर लो। पहले शादी की तैयारियां करो, परसों शादी है। सभी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। देखो माँ, मैं बारात में ये लहंगा पहनूंगी, अच्छा लगेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। चल अब बहू का लहंगा पैक करवाने में मेरी मदद कर, बहुत हैवी है। और बड़ी बहू तुम मीठा वगैरह का सब इंतजाम कर ले। जी माँ जी, सारा इंतजाम पहले ही हो गया है। यहाँ घर में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ नदी किनारे नाव में बैठकर मछली पकड़ता हुआ सूरज फोन पर बात कर रहा था। रो क्यों रही हो मालती? रो मत, मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करती हो? सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? परसों तुम्हारी शादी है और मेरी बर्बादी। मैं तो शादी करना भी नहीं चाहता, मेरे घर वाले पीछे पड़े हुए हैं। तो हमारा प्यार भूल गए तुम? नहीं मालती, ऐसा नहीं है। मैं एक और बार माँ पापा से बात करता हूँ। अगर आज भी नहीं माने तो मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। जिसके बाद सूरज साहस के साथ घर आता है। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी आ गया? कोई बात है क्या? पापा, मैं ये शादी नहीं करूँगा। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी मालती से। ये वही लड़की है ना जिससे तू पहले शादी करने की जिद कर रहा था? हाँ जी, ये वही गरीब गडेरिया की बेटी है। मैं ऐसे गरीब और नीचे खानदान में तेरी शादी नहीं करवाऊंगी सूरज, मैं बता दे रही हूँ। मैं शादी करूँगा तो मेरी मालती से। सूरज, माँ पापा की बात मान ले। जैसे आपने माँ पापा के लिए अपने प्यार को बलिदान दे दिया भैया, वैसे ही मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर सूरज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जाने दो, जवान खून है, जब दिमाग ठंडा होगा फिर वापस आ जाएगा। जिसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। वहीं अब अगली सुबह शादी की रस्में और तैयारियां जोरों से होने लगती हैं। माँ जी, आज हल्दी है, कल शादी। देवर जी सुबह से गायब हैं, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गए। सूरज सुबह से घर में नहीं था। सभी सूरज को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन सूरज पूरे घर में कहीं नहीं मिलता, जिससे घर वाले परेशान हो जाते हैं। अरे अरे सुगंधा बहन, अक्सर शादी से या शादी के मंडप से लड़की भागती है। आज की हल्दी में कहीं दूल्हा ही तो नहीं भाग गया? वैसे सुना है कि दूल्हे से जबरन शादी करवाई जा रही है और वो प्यार किसी और से करता है। आज 50 की हो रही हूँ, फिर भी मेरा मानना है कि शादी उससे ही करो जिससे प्यार हो, वरना फालतू में अपनी जिद के लिए किसी की जिंदगी खराब करके कोई मतलब नहीं है। सुगंधा के परिवार पर लोगों के ताने और समझाने दोनों का कोई असर नहीं होता। उन्हें तो बस ये था कि उनके घर कोई अमीर की लड़की आई, गरीब की नहीं। वहीं 3-4 घंटे बीत जाते हैं और जब सूरज नहीं मिलता तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। तभी सूरज मालती के साथ गले में वरमाला डाले शादी के कपड़ों में वहां आता है। ये देखकर घर, मेहमान, गली मोहल्ले वाले सभी हैरान हो जाते हैं। सूरज, ये तूने क्या किया? कल तेरी शादी है और तू आज ये क्या कर रहा है? माँ, मेरी शादी अब हो गई है और अब यही मेरी बहू है, इसे स्वीकार करो। ये गरीब की लड़की मेरी बहू? ना ना, कभी नहीं। इसकी तो शक्ल भी देखने का मन नहीं करता और इसे मैं बहू बनाऊंगी? बहन, अब शादी हो गई है, बहू को चुपचाप घर में रख लो। जग हंसाई करके कोई फायदा नहीं है। सुगंधा काकी, पारुल चाची सही कह रही हैं। वैसे भी आपने लोगों के बेटे बेटियों की शादी में इतने पोल खोले हैं कि पूरा मोहल्ला राजी है आपके घर में चल रहे हंगामे की मूवी बनाने के लिए। जिसके बाद सुगंधा मालती को चुपचाप घर में ले आती है। मैं तुझे घर में ले तो आई हूँ, लेकिन कभी यहाँ खुद को सबसे ऊपर समझने की कोशिश मत करना। हमारे लिए तू एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। माँ जी, ऐसे बात मत करो मालती से। बड़ी बहू, तू दूर रहे ये सब मामले से। जिसके बाद काजल वहां से चली जाती है। वहीं गायत्री और सुगंधा पहले ही मालती को बहुत ज्यादा डरा धमका देती हैं। मालती सूरज से शादी करके उसके घर की बहू बनकर आ तो गई थी, लेकिन शादी के दिन से ही कोई मालती को बहू की तरह ट्रीट नहीं करता। सब उसे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। आज मेरी पहली रसोई है, आज मैं सभी के लिए कुछ बढ़िया सा बनाऊंगी। देवरानी जी, क्या बना रही हो? दीदी, सबकी पसंद बता दो, आज मैं सभी के पसंद का खाना बनाऊंगी। मेरी पहली रसोई है ना, और वैसे भी अगर खाना अच्छा बने ना तो घर वालों के घर में धीरे धीरे जगह बन ही जाती है। रसोई के बाहर खड़ी सुगंधा सारी बातें सुन लेती है। मैं भी तो देखूं कैसे बनाएगी ये हमारे दिल में जगह। मालती रसोई में बड़ी खुशी से सबके पसंद का खाना बनाती है और टेबल पर लगाती है।
अरे आज तो बहुत ही बढ़िया खाने की खुशबू आ रही है। क्या बना है खाने में? मुझे मछली फ्राई पसंद है पापा, मुझे तो मछली फ्राई की खुशबू आ रही है। मुझे तो बिरयानी की खुशबू आ रही है। मुझे तो दाल मखनी की खुशबू आ रही है। आज ये सब कुछ बना है छोटी देवरानी जी की पहली रसोई है ना। आज तो उन्होंने सबके पसंद का खाना बनाया है। सारे खाने से ढक्कन उठता है और खाना बहुत लजीज था। लेकिन जैसे ही सबको पता चलता है कि मालती ने खाना बनाया है तो सबका मुंह बन जाता है। और जैसे ही मालती सभी को खाना परोसती है, सुगंधा थाली उठाकर फेंक देती है और सारा खाना जमीन पर बिखर जाता है। छी, ये कोई खाना है? ये तो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। सिर्फ राशन बर्बाद करना आता है इस लड़की को। बहू, सारा खाना कूड़े में फेंक दे और तू खाना बना कर ला। जिसके बाद सारा खाना कूड़े में फेंका जाता है और काजल फिर सभी के लिए फिर से दाल चावल सब्जी रोटी बनाती है और सब खाना खाते हैं। मालती जब से ससुराल आई थी, ससुराल वालों ने उसे परेशान करके रखा था। कभी मालती पोछा लगा रही होती है तो सास उसके पोछे की बाल्टी गिराकर फर्श पर पानी गिरा देती, तो कभी रसोई में दोनों साइड धार वाला चाकू रख देती जिससे मालती का हाथ कट जाता है। मालती, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अजी बड़े मुश्किल से तो मुझे घर वालों ने रखा है और इस घर में एक्सेप्ट किया है। अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो मैं ज्यादा दिन नहीं सहूंगा। खराब होता है तो हो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर में मालती के प्रति अत्याचार बढ़ जाता है। सुगंधा और गायत्री मालती पर हाथ उठाने लगती हैं, उसके बनाए खाने को बर्बाद करती, जिससे घर से खाना बनवाती, कपड़ों में स्याही डाल देती, जिससे घंटों तक मालती को कपड़े धोने पड़े और एक दिन तो हद हो जाती है। तारा और बहू, जल्दी जल्दी ये कपड़े की रस्सी की जगह तार बदलो। वो गरीब चुड़ैल कपड़े फैलाने आती ही होगी। हो गया माँ जी, चलो अब बटन चालू कर देते हैं। जैसे ही वो कपड़े फैलाएगी उसे करंट लगेगा। घर वालों की ये हरकत सूरज देख लेता है और सूरज घर में कलेश कर देता है। अगर मेरी मालती कुछ दिन और रही ना तो आप लोग उसकी जान ले लोगे। और वो कुछ नहीं कहती, इसका हो आप लोग फायदा उठाते हो। पापा, मेरा हिस्सा दो, मुझे अलग होना है। कैसा हिस्सा? इतना बड़ा मछली का व्यापार है, क्या मेरा हिस्सा ही नहीं है? तुमने मेरी नाक कटवाने की सेवा किया ही क्या है? हिस्सा चाहिए ना? जाओ, नदी किनारे वाली तुम्हारी जो पुरानी फेवरेट नाव है वो तुम्हारी। अब जाओ, निकल जाओ इस घर से। मालती और सूरज अपने हिस्से में एक नाव लेकर घर से अलग हो जाते हैं और सूरज मालती को नदी के किनारे लेके जाता है। ये क्या जी? ये नाव तो टूटी हुई है, इसमें तो बहुत बड़ा छेद है। हम कैसे रहेंगे यहाँ? और ठंड भी यहाँ बहुत ज्यादा है। तुम टेंशन मत लो मालती, मैं इसे बना लूंगा। हमारे पास वैसे भी इस नाव के सिवा कुछ नहीं है। चलो, मैं मदद करती हूँ आपको इस नाव को बनाने में। जिसके बाद सूरज और मालती दोनों नदी किनारे बंधी नाव को बाहर ला के पलटी मारते हैं और मालती सूरज की मदद करती है। नाव को बनाने में सूरज और मालती जंगल से लकड़ी लेके आते हैं और सूरज लकड़ी को समतल बनाता है, जिसके बाद वो नाव के छेद वाले हिस्से पर लगाता है। ये लो जी, मैं 2 टायर लेके आई हूँ। ये टायर से हमारी नाव चाहते हुए भी नहीं डूबेगी। ये चारों टायर को आप नाव के आसपास लगा दो। फिर सूरज ऐसा ही करता है और उसकी नाव एकदम टकाटक हो जाती है। जिसके बाद मालती जंगल से बांस काट कर लाके नाव के चारों कोनों में लगाती है और चारों बांस पर कपड़ा बांधती है, जिससे अब मालती की नाव थोड़ी सी सिक्योर हो गई थी और कपड़े की आड़ के कारण ठंडी हवाओं और धूप से अब मालती और सूरज को थोड़ा आराम था। अच्छा हुआ तुमने कपड़ा बांध दिया, वरना ये ठंडी और धूप दोनों से परेशान हो जाते हम। इस ठंड में नाव में नदी में मेरा ससुराल तो सज गया साजन, लेकिन खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होगा? इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, हम मछली पकड़कर अपना गुजारा कर सकते हैं मालती। ये अच्छा आइडिया है पतिदेव। इसके बाद सूरज कांटा लगाकर नदी में छोड़ देता है। बहुत कोशिशों के बाद सूरज को 2 मछली मिलती है और फिर सूरज वो मछली ले जाके बाजार में बेच देता है। ये 2 छोटी मछली के सिर्फ 25 रुपए मिले, इतने में क्या होगा? घर का राशन भी तो नहीं आएगा, पाव किलो तेल भर का पैसा नहीं है ये तो। तभी सूरज देखता है कि बाजार में 10 वाला वड़ा पाव बिक रहा है। सूरज 10 के 2 वड़ा पाव खरीद लेता है और 5 रुपए जेब में डाल लेता है और उस रात दोनों पति पत्नी वड़ा पाव खा के सो जाते हैं। वहीं अगले दिन फिर से सूरज सारा दिन नदी में मछली पकड़ता है। आज उसे ठीक ठाक मछली मिली थी। आज मैं बाजार से आते समय राशन लेके आऊंगा, फिर रात में हम साथ में खाना खाएंगे। ठीक है जी। सूरज बाल्टियों में मछली भरकर उसे बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। वहीं नदी में नाव वाले ससुराल में बैठी मालती बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शाम में वो राशन लेके आएंगे और हमारे इस नाव वाले घर में तो न रसोई है, न चूल्हा, न बर्तन। अब इस छोटी सी नाव में ही सब एडजस्ट करना होगा, क्योंकि क्या पता मुझे अपना पूरा जीवन यहीं गुजारना पड़े।
जिसके बाद मालती को एक आइडिया आता है और वो नदी किनारे से थोड़ा बालू निकालती है और नदी के किनारे की गिरी दोमत मिट्टी में बालू मिलाकर बढ़िया सा चूल्हा तैयार करती है। वहीं नदी के बालू में मिलने वाली चिकनी मिट्टी से मालती बर्तन बनाती है। ये चिकनी मिट्टी के बर्तन बहुत मजबूत होते हैं। अच्छा चलेगा ये बर्तन। अब मुझे अपने नाव में ही एक रसोई बनानी पड़ेगी। जिसके बाद मालती नाव के एक पटरे पर कुछ पत्थर रखकर उसे मिट्टी से लीपकर समतल करती है और उस पर चूल्हा रखती है। जिसके बाद वो नाव के पटरे के नीचे अपने रसोई के सारे बर्तन रखती है। वहीं दूसरे कोने में सोने की जगह बनाती है। चलो, मेरी छोटी सी टेम्परेरी रसोई तो तैयार हो गई। कम से कम जब तक हमारे पास घर नहीं है तब तक तो हम यहाँ रह सकते हैं बिना किसी परेशानी के। वहीं बाजार में आज सूरज को मछली बेचकर अच्छे पैसे मिले थे, जिससे वो घर के लिए राशन लाता है। जिसके बाद मालती पत्थर के ऊपर बने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है और फिर खाने को मिट्टी की थाली कटोरी में सर्व करती है। अरे वाह मालती, ये तुम्हारी छोटी सी रसोई तो बहुत सुंदर है और ये बर्तन भी बहुत प्यारा बनाया है तुमने। दोनों पति पत्नी खुशी से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। एक तो ठंड का मौसम था, ऊपर से पानी में नाव पर सोने के कारण ठंड और ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे रात भर दोनों पति पत्नी ठंड से सिकुड़ जाते हैं। अरे रात में तो हद से ज्यादा ठंडी थी मालती। हाँ जी, लेकिन सुकून भी था। ससुराल के गरम हीटर में सोने पर इतना सुकून कभी नहीं मिला जितना यहाँ नदी के बीच में ठंड में सोने पर सुकून मिला। कुछ दिन तक सूरज और मालती उसी छोटी नाव में गुजारा करते हैं। ठंड, बारिश, धूप सब कुछ सहते हुए भी दोनों के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि पहली बार जिंदगी अपने फैसले से जी जा रहे थे। सुबह होते ही सूरज मछली पकड़ने निकल जाता है और मालती नाव में ही छोटी सी रसोई संभालती है। जाल सुखाती, बाल्टियां साफ करती और शाम को सूरज का इंतजार करती। भगवान, बस इतना साथ देना कि मेहनत बेकार ना जाए। यही छोटी नाव ही हमारा घर है अभी। अरे मालती, आज नहीं तो कल हालात जरूर बदलेंगे। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सूरज अब कांटे से नहीं बल्कि हाथ से जाल डालकर मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा जाल होने की वजह से ज्यादा मछली नहीं मिल पाती। अगर एक बड़ा जाल होता तो एक बार में ढेर सारी मछली पकड़ पाता। धीरे धीरे करेंगे जी, आज नहीं तो कल बड़ा जाल भी आ जाएगा। एक दिन नदी के किनारे काम करते हुए मालती को पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो झुककर देखती है तो कुछ सीप पड़े होते हैं। अरे ये क्या है? सीप? मालती सीप को उठाकर नाव में ले आती है और पत्थर से धीरे धीरे खोलती है। जैसे ही सीप खुलता है, अंदर से एक छोटा सा मोती निकलता है। अरे बाप रे, ये तो मोती है। अरे सच में? दिखाओ जरा। देखिए जी, भगवान ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। मालती अगले कुछ दिनों तक नदी में सीप ढूंढने लगती है। हर दिन उसे 2-4 सीप मिल जाते हैं और उनमें से एक आध मोती भी निकल आता है। मालती उन मोतियों को कपड़े में बांधकर संभाल कर रख लेती है। तुम तो छुपा हुआ खजाना ढूंढ लाई मालती। अभी खजाना नहीं बनाया जी, पहले इन्हें कुछ रूप देना होगा। मालती मोतियों को साफ करती है, धागे में पिरोती है और धीरे धीरे एक सुंदर सा हार और एक अंगूठी बना लेती है। उसकी मेहनत और हुनर साफ झलकता है। देखिए जी, कैसा बना है? बहुत सुंदर। बाजार में लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। अगले दिन सूरज मछली पकड़कर बाल्टियों में भरता है और मालती के साथ बाजार जाता है। आज सूरज जिंदा मछली बेच रहा था, जिससे लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। अरे ये मछली तो बहुत ताजा है। इतनी जिंदा मछली कहाँ से लाई हो? अरे नदी की है साहब, एकदम ताजी। मछली बिक रही होती है तभी कुछ महिलाओं की नजर मालती के गले की हार और हाथ की अंगूठी पर पड़ती है। बहन, ये हार कहाँ से लिया? मैंने खुद बनाया है। बेचोगी क्या? देखते ही देखते वहाँ भीड़ लग जाती है। लोग मोतियों के हार और अंगूठी को देखने लगते हैं। जो दाम बोलो, मैं लेने को तैयार हूँ। ये मैंने पहली बार बनाया है। जितना सही लगे उतना बोल दो। मालती एक दाम बताती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन लोग बिना मोल भाव के देने को तैयार हो जाते हैं। सच में? आप 50,000 देंगे? मेहनत और कला की कीमत होती है बहन। उस दिन सूरज और मालती पहली बार अच्छी कमाई करके घर लौटते हैं। अरे आज तो किस्मत ही बदल गई मालती। ये सब आपकी मेहनत का फल है जी। कुछ ही दिनों में सूरज एक बड़ा मछली पकड़ने का जाल खरीद लेता है और अब रोज ढेर सारी मछली पकड़ता और जिंदा मछली बेचने लगता है। देखो मालती, अब एक बार में कितनी मछली आ रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मालती भी अब नियमित रूप से मोतियों के गहने बनाने लगती है। बाजार में उसकी पहचान बनने लगती है। लोग दूर दूर से उसके बनाए गहने खरीदने आने लगते हैं। ऐसा काम शहर में भी नहीं मिलता। धीरे धीरे पैसे जमा होने लगते हैं। एक दिन सूरज को पता चलता है कि उसका पुराना दोस्त एक बड़ी नाव बेच रहा है। मालती, अगर वो नाव ले लें तो रहने की परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर पैसे पूरे हो रहे हो तो ले लीजिए। सूरज पैसे गिनता है, दोनों हिसाब करते हैं और आखिरकार बड़ी नाव खरीद लेते हैं। अब दोनों उस बड़ी नाव में शिफ्ट हो जाते हैं और छोटी नाव को मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं।
ये अब सिर्फ नाव नहीं, हमारा घर है। और ये सब तुम्हारी समझदारी से हुआ है मालती। नई नाव पहली वाली नाव से भी काफी ज्यादा बड़ी थी और काफी सुंदर थी, जहां मालती और सूरज आराम से रह सकते थे। आज पहली बार दिल को चैन मिला है। ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे दोनों की मेहनत रंग लाने लगती है। बाजार में सूरज का नाम अच्छे मछली वाले के रूप में और मालती का नाम मोती की कारीगरी के रूप में फैलने लगता है। लोग इज्जत से बात करने लगते हैं। भैया, आपकी मछलियाँ बेस्ट होती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुराने ससुराल में सुगंधा और गायत्री को ये खबरें मिलने लगती हैं। पड़ोसनें बातें करती हैं। आपकी बहू नदी में रहकर लाखों कमा रही है और आप लोग उसे नौकरानी कहते थे। वो गरीब गरीब ही रहेगी, कितना भी अमीर बनने का दिखावा कर ले, कोशिश कर ले, और हमारी दी हुई नाव की बदौलत ही तो सब हो रहा है, वरना कहाँ उनकी मजाल की कुछ बना पाए। वहीं नई बड़ी नाव में कदम रखते ही मालती की आंखों में चमक आ जाती है। ये नाव अब सिर्फ तैरने का साधन नहीं थी, बल्कि उनका घर बनने वाली थी। चारों तरफ लकड़ी की मजबूत पटरे लगे हुए थे, छत ऊंची थी और जगह भी पहले से कहीं ज्यादा थी। देखिए जी, अब इसमें हम ठीक से एक रसोई का कमरा बना सकते हैं। हाँ, अब तुम अपने मन से सब सजा पाओगी। मालती जंगल से मजबूत लकड़ियां लाती है। बांस, रस्सी और सूखी पत्तियों की मदद से नाव के एक हिस्से में प्रॉपर रसोई का कमरा तैयार करती है। मिट्टी से लिपा हुआ चूल्हा, लकड़ी की अलमारी, मिट्टी के बर्तन और ऊपर टंगे सूखे मसाले, सब कुछ एक सलीके से सजा देती है। अब ये सच में रसोई लग रही है और बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हुई है। हमारी मेहनत रंग ला रही है मालती। रसोई के पास ही मालती लकड़ी से एक मजबूत बेड तैयार करती है। सूखी घास और पुराने कपड़ों से गद्दा बनाती है, ऊपर चादर बिछाती है। पहली बार दोनों को जमीन या पटरे पर नहीं बल्कि बेड पर सोने का सुख मिलने वाला था। अरे मालती, कभी सोचा भी नहीं था कि नाव में ऐसा घर बनेगा। मेहनत से सब बन जाता है जी। अब जिंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। सुबह सुबह सूरज बड़ी नाव से जाल डालता, मछलियां पकड़ता और छोटी नाव में भरकर उन्हें जिंदा बाजार ले जाता। उसकी पहचान अब अच्छे मछली वाले के रूप में होने लगी थी। अरे सूरज भाई, आपकी मछली हमेशा ताजी होती है। वहीं दूसरी तरफ मालती नदियों में सीपियां ढूंढती। उसके हाथ अब इस काम में निपुण हो चुके थे। वो सीपियों से मोती निकालती, उन्हें साफ करती और फिर उनसे सुंदर हार, अंगूठी और कंगन बनाती। हर मोती अलग होता है, जैसे इंसान की किस्मत। बाजार में मालती के बनाई गहनों की मांग बढ़ने लगती है। अमीर महिलाएं, दुकानदार, यहाँ तक कि दूर के शहरों से आए लोग भी उसकी कला की तारीफ करते हैं। ऐसा काम तो हमने कभी नहीं देखा। अब घर में पैसों की तंगी नहीं थी। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दिया। नाव में जरूरत का हर सामान आ गया, अच्छे कपड़े, अनाज, तेल, मसाले। उधर ससुराल में हलचल मच रही थी। काजल के मायके से उसकी माँ चांदनी और पिता राकेश आ रहे थे। सूरज और मालती को हमने निकाल दिया है, ये जानकर काजल के मायके वालों के सामने कहीं मेरी नाक न कट जाए। सूरज और मालती को वापस बुला लेते हैं। जी माँ। सूरज और मालती को भी बुलावा भेजा जाता है। मन भारी होते हुए भी दोनों घर जाने का फैसला करते हैं। जी, जाना जरूरी है क्या? आखिरी बार चल लेते हैं। ससुराल पहुंचते ही सबकी नजरें मालती पर टिक जाती हैं। उसके गले में मोतियों का सुंदर हार, हाथ में अंगूठी और कंगन चमक रहे थे। अरे काजल, तुम्हारी देवरानी तो बहुत ही अमीर लग रही है। अरे भाई सच में, ये तो हमसे भी बड़े खानदान की लगती है। कौन से घराने से ताल्लुक रखती हो बेटा? काजल चुपचाप मुस्कुरा देती है, लेकिन सुगंधा को यह सहन नहीं होता। अरे ये सब तो हमने दिया है, हमारे दिए हुए गहने हैं। इसके माँ बाप तो गरीब हैं, कहाँ उनसे ये हो पाता। मालती चुप रहती है। सूरज का चेहरा सख्त हो जाता है। ये तो फटे हालों के यहाँ से आई है। ये सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, बस भी कीजिए। चांदनी और राकेश असहज हो जाते हैं। सुगंधा बहन, बहू की इज्जत भी तो घर की इज्जत होती है। सुगंधा और ज्यादा ताने मारने लगती है। मालती और सूरज अब और नहीं सह पाते। माँ, आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। हमने बहुत सह लिया। सूरज और मालती वहां से निकल जाते हैं। नाव पर लौटते समय मालती की आंखों से आंसू बह रहे थे। रो मत मालती, अब हमारा रास्ता अलग है। नाव पर लौटकर मालती फिर से अपने काम में लग जाती है। अब उसने ठान लिया था कि वो अपनी मेहनत से ऐसी पहचान बनाएगी कि कोई उसे नीचा न दिखा सके। अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। सूरज और मालती की जिंदगी अब सिर्फ मेहनत और हौसले के दम पर आगे बढ़ रही थी। दिन हो या रात, दोनों बिना थके अपने काम में लगे रहते। सूरज सुबह अंधेरे में ही नदी में उतर जाता, बड़ा जाल डालता, घंटों पानी में खड़ा रहकर मछलियां पकड़ता। कभी हाथ छिल जाते, कभी ठंड से शरीर कांप जाता, लेकिन वो रुकता नहीं था। जब तक सांस है तब तक मेहनत करूंगा मालती, और देखना एक दिन हमारे परिवार वालों को हम पर नाज होगा, लेकिन हम उनके साथ हों ये मुश्किल है। ऐसा नहीं कहते जी, देखना सब सही होगा। मालती भी सूरज की तरह एक पल चैन से नहीं बैठती। सुबह सूरज के जाने के बाद वो नाव को साफ करती, जाल सुखाती, फिर नदी में उतरकर सीपियां ढूंढती।
धूप में उसकी आंखें थक जाती, हाथों में कट लग जाते, लेकिन वो हर सीपी को ऐसे संभालती जैसे उसमें उसकी किस्मत छुपी हो। हर सीपी में मोती नहीं होता, पर कोशिश किए बिना कुछ नहीं मिलता। शाम होते होते सूरज मछलियों से भरी बाल्टियां लेकर आता और मालती मोतियों से बने गहनों को कपड़े में लपेट कर रखती। दोनों साथ बैठकर हिसाब लगाते। आज मछली के अच्छे दाम मिले और मेरे गहनों के भी 2 ऑर्डर मिले हैं। धीरे धीरे दोनों की कमाई बढ़ने लगी। नाव का घर और सलीकेदार होता गया। लकड़ी की अलमारियां, साफ बिस्तर, रसोई में अच्छे बर्तन। अब मालती और सूरज के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उधर दूसरी तरफ भावेश का मछलियों का कारोबार अब भी बड़े पैमाने पर चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन सरकारी अधिकारियों की टीम अचानक भावेश के गोदाम और नावों पर जांच के लिए पहुंचती है। हमें सूचना मिली है कि मछलियों के कारोबार की आड़ में ये इलीगल काम हो रहा है। अरे साहब, ये सब झूठ है। हम तो सिर्फ मछली का एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ कुछ भी अवैध नहीं है। वो तो हम देख लेंगे। जांच के दौरान मछलियों के अंदर से सोने, चांदी और गांजे की खेप मिल जाती है। पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। अब देखो आपके साथ क्या होता है। देखते ही देखते भावेश का घर, गोदाम और सारा कारोबार सील कर दिया जाता है। पुलिस नीरज को भी पूछताछ के लिए ले जाती है। सुगंधा और गायत्री सड़क पर आ जाती है। ये क्या हो गया हमारे साथ? सब कुछ लुट गया। मोहल्ले वाले वही लोग जो कभी ताने मारते थे, अब दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। अहंकार का फल है ये। अगर सूरज मालती आज साथ होते तो ऐसा न होता। भावेश और उसका पूरा परिवार अब सड़क पर खड़ा था, सिर झुका हुआ, हाथ खाली। उसी समय किसी ने सूरज और मालती को ये खबर दी। जी आपने सुना? पापा जी का सब कुछ सील हो गया। चाहे उन्होंने हमारे साथ कैसा भी किया हो, है तो वे मेरे माता पिता ही। बिना देर किए सूरज और मालती भावेश और सुगंधा के पास जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर बड़ी नाव में आते हैं। जब भावेश, सुगंधा, गायत्री और नीरज, तारा बड़ी नाव के पास पहुंचते हैं और सूरज मालती का नाव वाला घर देखते हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे ये सब तुमने बनाया है? ये वही बहू है जिसे हमने नौकरानी समझा था और इसी को हम मारना चाहते थे। आज इसी बहू के बदौलत हमें रहने के लिए छत मिल रही है। बड़ी नाव में पक्की रसोई, लकड़ी का बेडरूम, साफ सुथरा आंगन, सब कुछ देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आइए आप लोग, आप यहीं रहेंगे। बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। बीती बातों को छोड़ दीजिए माँ जी। सूरज अपने पिता और भाई को सहारा देता है और उन्हें नाव पर ले आता है। पहली बार भावेश को अपने बेटे और बहू की असली कीमत समझ आती है। बेटा, मुझे माफ कर देना। अरे अभी माफी नहीं पापा, पहले सच्चाई सामने लानी होगी। सूरज ठान लेता है कि वो अपने पिता और भाई को निर्दोष साबित करेगा। वो एक अच्छे वकील से मिलता है, केस लड़ने का फैसला करता है। देखिए, मामला गहरा है, लेकिन अगर ये साजिश है तो सच सामने आएगा। कई दिनों तक कोर्ट में सुनवाई चलती है। सूरज सबूत इकट्ठा करता है, पुराने रिकॉर्ड निकलवाता है। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि मछलियों के कारोबार में तस्करी किसी और ने की थी। असली साजिशकर्ता जो भावेश के कारोबार से जलते थे, उन्होंने ये सब फंसाने के लिए किया था। आरोप झूठे साबित होते हैं, असली दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। असली गुनहगार जेल चले जाते हैं। भावेश और नीरज को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। भगवान ने इज्जत लौटा दी। भावेश का घर और कारोबार उसे वापस मिल जाता है। बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं पापा, सही के साथ कभी गलत नहीं होता। अब सूरज और मालती अपनी कमाई से बाजार में एक बड़ी मछली की दुकान और एक गहनों की दुकान खोलते हैं। दुकान पर नाम चमकता है सूरज फिश एंड मालती ज्वेल्स। अरे भाई, यहाँ सब कुछ शुद्ध और सच्चा मिलता है। नदी में भी सूरज और मालती एक और बड़ी नाव खरीद लेते हैं, जो अब उनका स्थायी घर बन जाती है। बड़ी मजबूत और सुरक्षित, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर होती है। अब यही हमारी दुनिया है। भावेश, सुगंधा और बाकी परिवार फिर से अपने पुराने घर में लौट जाते हैं। रिश्तों में अब पहले जैसा जहर नहीं था। काश पहले ही तुम्हें समझ लिया होता। सूरज और मालती कभी कभी ससुराल जाते हैं, सम्मान के साथ, लेकिन उनका असली संसार अब नदी और उसकी नाव थी। मेहनत, प्यार और आत्मसम्मान से बना ये नाव वाला ससुराल अब खुशियों से भरा था। अब सूरज मालती साथ में खुशी से रहते हैं और कमाते हैं। वहीं परिवार से भी कभी कभार मिलने जाते हैं।